नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र पॉइंटर पॉलिटी का, जिसे अभी तक हमने 3 भागों में बांटकर देख लिया है और ये उसी श्रृंखला में चौथा पार्ट है। जो भी लोग पहले 3 पार्ट को नहीं देख पाए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उन तीनों ही पार्ट्स के लिंक अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं घटना चक्र पॉलिटी, जिसमें आज हमारा पहला जो चैप्टर है वो है महान्यायवादी और सीएजी का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो देखिए अटॉर्नी जनरल आपको कहाँ मिलेंगे, संविधान में आर्टिकल 76। ठीक है, तो ये जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल, या इन्हें बोला जाता है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी बोला जाता है। ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं। इसमें इनका जो विशेषता है वो ये है कि ये जो महान्यायवादी होते हैं ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा समिति में बोल सकते हैं, परंतु वोटिंग नहीं कर सकते। फिर से मैं बोलता हूँ, जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते, तो मंत्रिमंडल के भी सदस्य नहीं होते, किंतु वो समितियों में या किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्यसभा, उसमें बोल सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो ये वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत के पद धारण करते हैं। इनके लिए जो योग्यता है वो भी वही योग्यता है जो न्यायालय जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता इनकी भी होती है। जो महान्यायवादी होते हैं उनको भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। और महान्यायवादी जो होते हैं उनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और इसके अलावा 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये टोटल अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। इसमें विधि कानून विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उसमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, हमने ये चर्चा किया था, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किनको, महान्यायवादी को। ये भी हमने डिस्कस किया था। भारत के महान्यायवादी के विषय में सही है तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता। ठीक है, और उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये सब हमने चर्चा कर लिया। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है भारत के अटॉर्नी जनरल को। ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सम्मिलित होंगे, वहाँ पे वोट मतलब बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी सदन में ये बोल सकते हैं, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित हो सकते हैं। ये संसदीय कमेटी के सदस्य भी होते हैं, परंतु ये इनको वोटिंग का राइट नहीं होता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। और लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, कानूनी या न्यायिक सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, ऊपर में एक क्वेश्चन था, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता कौन, एडवोकेट जनरल। जैसे यहाँ पर जैसे स्टेट में है सॉलिसिटर जनरल न्यायिक सलाहकार, उसी तरह से आपको स्टेट में मिल जाएंगे कौन, महाधिवक्ता, जिनको बोला जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, सेंटर में मिलेंगे आपको सॉलिसिटर जनरल और स्टेट में मिलेंगे एडवोकेट जनरल, जिनको बोला जाता है महाधिवक्ता। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपको कहाँ मिलेंगे, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में मिलेंगे। अब देखिए, जो कैग होता है इन्हें बोला जाता है कैग,
तो कैग की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति करते हैं, और उन्हें जो होता है पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। यदि उनको हटाने की बात हो जाए तो दोनों सदन समावेदना करेगा और हटाया जा सकता है। और जिसका आधार क्या हो सकता है, असमर्थता या कदाचार ये हो सकता है। ठीक है, यानी इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, जैसे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हीं की तरह इनको भी हटाने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इनकी जो अवधि होती है, पदावधि, ये 6 वर्ष की होगी, और इससे पूर्व यदि 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वो रिटायर माने जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। 6 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, और ये जो है कैग यहाँ से रिटायर हो जाने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। कैग जो होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है किसको, कैग को। ये क्या करते हैं कि जितना भी जैसे जो व्यय होता है, व्यय हुए हैं विधि के अधीन, उसका ये संप्रेक्षण करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, व्यय की संप्रेक्षण करना। और क्या है, लेखा जोखा जो है इनको बोला जाता है महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है। तो ये लेखाओं का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे स्थानीय निकाय का लेखा जोखा होना हो तो ये कैग के अधीन होगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा सकता है, इसमें क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैग का हो गया 148 से 151। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है एवं उन्हें पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ये हमने चर्चा कर लिया था, दोनों संसद के दोनों सदन के संवेदन पर इनको हटाया जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका, लोक लेखा समिति का। ठीक है, आगे देखते हैं 1971 का संशोधन महानियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा अधिनियम लेखांकन तथा लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी का उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1971 का संशोधन जो हुआ था महानियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम, उनका लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया। लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक किया गया और सीएजी को लेखा की तैयारी का उत्तरदायित्व से मुक्ति दे दिया गया। यह संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, यह हमने बताया था। लोक निधि का अभिभावक कौन है, सीएजी लोक निधि का अभिभावक हो गई है, या इनको क्या बोलेंगे, लोक लेखा। लोक लेखा के अभिभावक के रूप में ये सार्वजनिक धन के संरक्षक हो गए। ठीक है, क्योंकि ये जितना व्यय हुआ है विधि के अधीन उसकी ये संप्रेक्षा करते हैं। तो लोक निधि का अभिभावक कौन हो गए, सीएजी। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक धन का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। देखिए ये क्या है एक्चुअली में, जो कैग होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रस्तुत करते हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। पहला होता है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण। ठीक है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण। दूसरा होता है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण, और तीसरा होता है सार्वजनिक धन या सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, ठीक है, विनियोग पर, वित्त पर और सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा परीक्षण पर ये राष्ट्रपति को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन सारे रिपोर्ट को कहाँ रखाएंगे, संसद में रखाएंगे, और संसद के दोनों पटल पर ये रखा जाएगा, दोनों सदन के सभा पटल पर रखा जाएगा ये। और इसके उपरांत क्या होगा कि लोकसभा समिति जो होती है, लोकसभा समिति या लोक लेखा समिति, जिसकी हमने ऊपर अभी चर्चा किया था, लोक लेखा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मित्र और मार्गदर्शक कौन है, लोक लेखा समिति। ठीक है, तो कैग जो है राष्ट्रपति को अपना तीनों प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन सारे लेखाओं को क्या करते हैं, सदन के दोनों जो सदन है उसके सभापटल पर रखेंगे। सभापटल के पर रखने के बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगा
और जो भी निष्कर्ष होगा उसे संसद को अवगत कराएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जो अभी हमने जो समिति की चर्चा किया था उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लोक लेखा समिति जो था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी कारण इसकी चर्चा करना अनिवार्य है। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति जो होते हैं इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 जो सदस्य होगा वो होगा लोकसभा से और 7 सदस्य होगा राज्यसभा से। ठीक है, समानता जो है एक प्रचलन के हिसाब से जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, जो भी प्रतिवेदन दिया उसकी जांच करेगा और जो भारत सरकार का जो भी व्यय हो रहा है उसकी राशियों और विनियोग का दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करेगा। तो ये इसका लोक लेखा समिति का है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एक होता है प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं प्रकलन समिति में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रकलन समिति जो है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ठीक है, और जो समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। इसमें एक विशेषता क्या है, जो प्रकलन समिति की जो प्रतिवेदन होती है उस पर सदन में बहस नहीं होता है, परंतु यह सदन साल भर कार्य करते रहता है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखता है। तो ये हो गया प्रकलन समिति। तीसरा जो है चर्चा हमने किया था सरकारी उपक्रम की समिति। ठीक है, इसमें भी 22 सदस्य हो गए, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इनका कार्य क्या है, सरकारी उपक्रम जो भी है उनके प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करेगा। सीएजी जो भी प्रतिवेदन दिया उसकी जांच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मुख्य समिति। इसके अलावा भी और भी समितियां होती है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति होती है, नियम समिति होती है, तो उसका हम बाद में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन यदि कहीं मिलेगा तो ऐसे बेसिक जो स्टडी होनी चाहिए, तीनों जो समिति है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। लोकलेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति। लोकलेखा में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य और प्रकलन में 30 सदस्य, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरीयता क्रम के बारे में है चैप्टर, तो इसमें देखते हैं अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये दिया हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य से वरीय है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से वरीय है मंत्रिमंडलीय सदस्य, और मंत्रिमंडलीय सचिव से बड़े हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए ये कॉमन सेंस से भी आप इसको बना सकते हैं। जो सेक्रेटरी होता है मंत्रिमंडलीय सेक्रेटरी से ऊपर ही होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और उनसे ऊपर होंगे मिनिस्टर और उससे ऊपर होगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश से ऊपर आएंगे कौन, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी कौन है, भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव जो है सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी है। आगे बढ़ते हैं। संसद, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा कितना हुआ, 25 वर्ष लोकसभा में। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष है 2026। ठीक है, 2026। देखिए ये क्या कर रहा है कि एक हुआ था 84वां संविधान संशोधन, 84 संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। इसमें कहा गया कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और इसमें जो जनसंख्या का आधार लिया था वो 1971 को लिया गया था। हालांकि 2026 के बाद सीटों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका आधार होगा जनसंख्या का। 2001 में जनसंख्या की जनगणना होनी थी, वो नहीं हुआ, तो ये जब भी होगा तो आधार को वही लिया जाएगा। 2026 में जब भी प्रसेमन का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे विवाद भी निकल कर सामने आएंगे साउथ और नॉर्थ का, जिसमें साउथ के जो राज्य हैं उन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल काफ़ी कर लिया है, लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट है उन्होंने उस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है। और इस तरह से जो सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। तो ये 2026 में
2026 तक 84वां संविधान संशोधन के द्वारा सीटों को निश्चित कर दिया गया। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो लोकसभा में निर्धारित सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितना, 552। 26 दूना 52 याद रखिएगा इसको, ठीक है। 26 तक और 552 ही है, 552, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई, कब, 31वां संविधान संशोधन से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है, हमने अभी चर्चा किया था। जो अनुच्छेद 82 है, 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में राज्यों को सीट आवंटित है जनसंख्या के आधार पर। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। फिर से मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय जो राज्य हैं, हालांकि JNK अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय यहाँ के जो SC और ST हैं उनके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए भी लोकसभा में STs के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। देखिए अनुच्छेद 330(2), टोटल जो अनुच्छेद 330 है वो कहता है लोकसभा में SC STs के लिए आरक्षित सीटों की व्याख्या करता है। उसी में 330(2) जो है वो इसके अधीन कहा जा रहा है कि किसी राज्य या संघ क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग को अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जनसंख्या का अनुपात है। तो देखिए जनसंख्या के अनुपात से ही SC STs के लिए लोकसभा और लोकसभा में जो है सीटों का आवंटन किया गया 330(2) के माध्यम से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। उस राज्य या राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसी में है उदाहरणतः वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल में तत्कालीन आंध्र प्रदेश या लोकसभा के सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट क्रमशः 8 और 6 थी। वर्ष 2008 में प्रक्षेपण के बाद इन दोनों राज्यों के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन अभी के समय में, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी बंटवारा हो गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो सीटों की संख्या है वो 42 है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। STs के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें आपको कहाँ मिलेगी, MP में। ऐसे भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो ST की संख्या है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने का शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को, हालांकि ये अब समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय जो है अब उनका मनोनयन नहीं होता है। तो आंग्ल भारतीयों को क्या जो लोकसभा में मनोनयन था उसे समाप्त कर दिया गया। और वो संविधान संशोधन कौन था, 104वां संविधान संशोधन था। 104वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो लोकसभा और जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ पर SC STs के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसको 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन है उसे समाप्त कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें हुई थी जो है संशोधन 104 में। यहाँ पे संशोधन की चर्चा हो रही है तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन किसके लिए है। तो एक बार जस्ट मेमोराइज कराने के लिए इसे एक बार हम बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस में रही थी। जैसे जो संशोधन था 99 जो संशोधन था वो किसके लिए था, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति हुआ था NJAC, 99 से न्यायिक हो गया, ठीक है, न्यायिक हो गया 99, और 100 हो गया बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ था कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर के। 101 में GST है, ठीक है। देखिए एक कंट्री एक टैक्स,
तो 1 आ रहा है, इस तरह से याद कर लीजिए। तो 101 वन टैक्स हो गया GST। 102 102 में क्या था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसका गठन का प्रावधान हुआ। 102 में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के गठन का प्रावधान हुआ। 103 में क्या हुआ, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला EBC का, EBC 103। ठीक है, 104 के बारे में हमने बता दिया। 105 क्या है, 105 में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग की सूची, सामाजिक शैक्षणिक जो सूची है उसका जो है केंद्र सरकार के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो है केंद्र सूची, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे 105 में कि 105 में जो है उसमें ये कहा गया था कि केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक सूची तैयार कर सकता है पिछड़े वर्गों का, सामाजिक और जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसके आधार पर। हालांकि बाद में स्टेट जो है और शासित प्रदेश इसे भी शामिल कर दिया गया कि वो भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सूचियों को तैयार कर सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया कि इसके लिए चाहे तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे परामर्श कर सकता है, और ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना अनिवार्य कर देता है कौन, 105वां संविधान संशोधन। और इसमें एक तरह से पिछड़े वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसकी सूची तैयार करने हेतु ये प्रावधान करता है संशोधन 105। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ तो आंग्ल भारतीय का जो प्रतिनिधित्व था पहले 333 में था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। 333 में था, अब समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित कर सकता है। पहले 2 सदस्य को नामित कर लेते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया। राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को भंग कर सकते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति कितना है, 1/10 गणपूर्ति है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितना है, 550। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है 550। 2 आंग्ल भारतीय थे, पहले तो 552 था। ठीक है, 2 हट गए, अब 550 हो गया। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितना है, 545। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितना है, 545। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देता है संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ, संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान या विघटन द्वारा। लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जाती है, स्थगन से, सत्रावसान से या विघटन के द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल के समय में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में उत्तर प्रदेश का 80 सीट है, महाराष्ट्र का है 48 और तीसरा है पश्चिम बंगाल 80, 48 और 42। लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए कितना है, 25। राजस्थान के लिए 25 सीट आरक्षित है। सुमेलित करना है, आंध्र प्रदेश का भी 25 है, हालांकि अब तो कम हो गया होगा, देखना पड़ेगा। ये 1 मिनट बताते हैं इसमें कि जो भी, हाँ तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट आरक्षित है, किसके लिए, लोकसभा में 25 सीट, और तेलंगाना का है 17 सीट। ठीक है, तो टोटल पहले 42 सीट था, तो 25 हो गया आंध्र प्रदेश का और 17 हो गया तेलंगाना का। तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र के लिए 48, छत्तीसगढ़ के लिए 11 और पश्चिम बंगाल के लिए 42। ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहाँ कुल सीटों की संख्या 42 थी। ठीक है, और 25 और 17 है।
लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा से। संघ शासित क्षेत्र या राज्य के समूह की लोकसभा में केवल एक सीट है, तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, यहाँ से एक एक सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम एक एक सीट है। त्रिपुरा से 2 सीट है, ठीक है, और सिक्किम मिजोरम से एक एक सीट है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र हो गया उन्नाव। यूपी का क्वेश्चन है ये, तो उन्नाव सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वर्तमान में, मतलब यूपी में, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम संख्या कितनी है? ये 70 लाख दिया हुआ है, लेकिन इसमें अब परिवर्तन हो गया है और ये अभी है, तो ये अभी जो वर्तमान में है ये 95 लाख अधिकतम है, 70 लाख से 95 लाख लोकसभा में। और विधानसभा में कितना है? विधानसभा में है टोटल अधिकतम खर्च सीमा 28 लाख से 40 लाख, मतलब अधिकतम कितना है? 40 लाख विधानसभा में और 95 लाख लोकसभा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 9वीं लोकसभा 13 मार्च 1991। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ 98 में। कथन और कारण दिया हुआ है। राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। कारण, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान होता है। देखिए, सरकार राजग हो या कोई भी हो, इसको हटा सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में उस समय के हिसाब से पूछा गया होगा। बात यह है कि नियम 184 जो है, 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, ठीक है। इस तरह से व्याख्या सही है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, तो यह अभी दिया हुआ है लद्दाख। तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। लद्दाख के बाद आपको कौन सा मिलेगा? बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर के बाद मिलेगा कच्छ, ठीक है। तो इस तरह से यदि सजाने के लिए आए तो भी आप लगा सकते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, लोकसभा क्षेत्रफल, फिर बाड़मेर है और फिर कच्छ है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसे आप कन्फर्म कीजिएगा। मेरे हिसाब से मल्काजगिरी एक जगह है, मल्काजगिरी एक ज़िला है, कहाँ? तेलंगाना का। क्या है? मल्काजगिरी, ठीक है। तो मल्काजगिरी एक बार देखिएगा कि ये कितना सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष चयनित किया जाता है, ठीक है। चयन कौन करते हैं? सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो चयन करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो करेंगे, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जैसे इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के इमीडिएट इलेक्शन के बाद क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति की जाती है जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद जब वो सांसद सारे बन जाते हैं, फिर लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जो वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। लोकसभा अध्यक्ष जो है कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं कब? जब बराबर पे वोट हो तो लोकसभा अध्यक्ष वोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 110 में ये जो टाई जब हो गया वोटिंग, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना एक निर्णायक मत देंगे और वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 100, ठीक है। 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपना वोटिंग करते हैं, निर्णायक मत देते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा में वर्तमान उपाध्यक्ष वो तो अब नहीं है, अभी मतलब उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था वो एम बी थम्मादुरई थे।
अभी लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये मैं आपसे कमेंट में इसका आंसर चाहता हूँ, प्लीज़ बताइएगा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान करे, ये सही है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीएस संगमा। आगे देखते हैं, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करता है कौन, लोकसभा सचिवालय। लोकसभा चुनाव के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है क्रमशः, तो 2011 का ये दिया हुआ है, तो उसमें लोकसभा चुनाव का 25,000 रुपये, SC/ST का रहेगा तो 12,500, विधानसभा में 10,000 और अभी क्या है 5,000 रुपये किसका, अनुसूचित जनजाति के विधानसभा में यदि है तो 5,000 रुपये जमानत। आगे देखते हैं, निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। लोकसभा को जो शक्तियाँ प्राप्त है उसके बारे में है यहाँ पे क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहला, वित्त या धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में ये भी लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। और मंत्रिपरिषद, लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है, ये सही है। ऊपर एक क्वेश्चन रह गया था, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस कब होती है, द्वितीय वाचन में। ठीक है, आगे देखते हैं, संसद 2। तो राज्यसभा अर्थात संसद में जैसे राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, तो ऊपर हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया था, अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। उच्च सदन कौन है, तो उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। प्रथम सदन बोला जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन बोला जाता है या द्वितीय सदन बोला जाता है लोकसभा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 250। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामांकित हुई थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। 1/3 सदस्य हर एक 2 साल में त्यागपत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो इस तरह से 6 साल कार्यकाल चल जाता है। ठीक है, लेकिन 1/3 हर एक 2 साल में रिटायर होते चले जाएंगे। राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा की शक्ति है। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है, तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ठीक है, राज्य सूची के विषय में जब विधि बनाने की शक्ति है तो राज्यसभा को है, तो राज्यसभा क्या है कि घोषित करेगी कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले दलों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा और ऐसे विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। तो राज्यसभा का जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है कि उसे ये राज्यसभा घोषित करे कि जो कानून बनाने जा रहा है वो राष्ट्रीय हित में है और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा और ऐसा विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा उपस्थित मत देने के लिए 2/3 हमने अभी ऊपर पढ़ा था। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। सही बात है, राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती है। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान या राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, वो विशेषाधिकार क्या है, तो राज्य सूची में नियम बनाने और अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था। भारत को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है आर्टिकल 249। 312 से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होगा और 249 से
क्या होगा, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है किसको, राज्यसभा को। ठीक है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही ढंग से वर्णित करता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची आपने पढ़ा होगा, जब हम पार्ट 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें राज्य सूची के बारे में हमने पूरी तरह से चर्चा किया था, मतलब अनुसूची जो होती है अनुसूची के बारे में ये चर्चा किया था। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। आगे देखते हैं, राज्यसभा की सीटों की दी हुई है तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 है। तेलंगाना गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है और तेलंगाना में 7 है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 11 हो गया और तेलंगाना में 7 हो गया, टोटल पहले 18 था। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का अध्यक्ष कौन होता है, सॉरी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, जो उसका पदेन अध्यक्ष होता है। अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो धनखड़ महोदय हैं। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या हुआ, जगदीश धनखड़। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं के संदर्भ में सही है तो 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो होगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा में 25 वर्ष है न्यूनतम आयु, जबकि राज्यसभा का है 30 वर्ष। राज्यसभा की निश्चित संख्या कितना, 250। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। धन विधेयक के मामले में जो एकाधिकार किसको है, लोकसभा को। राज्यसभा उसमें कुछ भी करे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता कौन, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं। राज्यसभा के विषय में सही है तो यह भंग नहीं की जा सकती है। 1/3 हम हर एक 2 साल में रिटायर होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसकी जो 1/3 सदस्य है वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संसद 3 क्या दिया हुआ है, कथन और कारण दिया हुआ है इसमें। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो ये सही है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करती है। कारण संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधि संस्था, ये भी सही है। तो इस तरह से संशोधन का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष में कम से कम संसद का बैठक होना चाहिए 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में कथित है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक है, संसद का अनन्य भाग नहीं है तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, महासचिव लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये अधिकारी हैं वहाँ के। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। यदि कोई पार्लियामेंटेरियन संसद को बिना सूचना दिए हुए 60 दिन से अधिक गायब रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहा। तो यदि 60 लगातार बैठक से अनुपस्थित रहेगा तो संसद जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगा। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उनके उन्मुक्तों को निर्धारित करता है आर्टिकल 105 जो है संसद के जो सदस्य हैं सांसद, उनको कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले में तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। तो किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है वो उठाया जा सकता है यदि गलत फैक्ट देता है और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो राज्य विधानमंडल
के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही कथन है, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। सही कथन में क्या दिया हुआ है? किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। अगला है क्वेश्चन, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघीय संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना हो, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत इसे हेतु पारित कर दे। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है कब? जब अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना हो। दूसरा, उस राज्य से सहमति लेकर के। तीसरा, राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तब कर सकता है। चौथा, 2/3 बहुमत जो है वहाँ से पारित हो जाए राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर, तो ये राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधेयक नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। देखे, संसद राज्य सूची के विषय में कानून कब बनाएगा? जब राज्यसभा ऐसा एक कहे कि ये राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। राज्यसभा क्यों कहेगा? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है तो इसका जो संस्तुति है अनिवार्य हो जाता है, या यदि राष्ट्रीय आपातकाल ही लगा हुआ है तब तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना ही सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना है तो हम किसी राज्य की अनुमति नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। संसद जो है सर्वोच्च है और वो जो 7वें अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है तो उसमें चाहे तो किसी को भी शामिल कर सकता है और सूचियों से इधर उधर चेंज कर सकता है। संसद करता है ऐसा। धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। सही है, किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। राज्यसभा का तो कोई मतलब ही नहीं है धन विधेयक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर, अर्थात बैठ जाना। संसद का जो सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किसी सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है या बोलने से रोक सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना या यील्डिंग द फ्लोर। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। भारत की शून्यकाल, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि रखी गई है 1 घंटा, उससे अधिक नहीं हो सकती। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? 12 बजे से 1 बजे के बीच में का जो काल है उसको हम बोलेंगे शून्यकाल। ठीक है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर सत्र हो गया शून्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के हिसाब से। आर्टिकल 253 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कथन सही है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक। क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। धन विधेयक में देखिए राज्यसभा या तो कोई कार्रवाई करे या नहीं करे, लोकसभा से पारित मानेगी। ठीक है, लेकिन राज्यसभा को भेजती है उस पर कुछ सुझाव यदि देना हो तो। हालांकि वो सुझाव मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है और राज्यसभा से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं है धन विधेयक के मामले में। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिनों के भीतर। राज्यसभा को धन विधेयक मिला है तो उसे 14 दिनों के भीतर उनको वापस देना पड़ेगा संशोधन के अथवा संशोधन के बगैर भी, और उससे धन विधेयक प्रभावित नहीं होगा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। क्या कहा जा रहा है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। देखिए, जब संयुक्त बैठक होता है तो उसमें साधारण बहुमत से ही उपस्थित और मतदान देने वाले जो सदस्य हैं उनके साधारण बहुमत से उसे पारित किया जाता है। अर्थात संयुक्त बैठक में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ना ही विशेष बहुमत प्लस हाफ स्टेट इसकी ज़रूरत है। ये संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से वो पारित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। और बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जब उस पर दोनों सदन में मतभेद हो। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 से स्वीकृत है। सही है ये। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो ये भी सही है। दूसरी जो संयुक्त बैठक हुआ था बैंक सेवा निरसन बिल के लिए हुआ था। तो देखिए, भारत में अभी तक 3 संयुक्त बैठकें हुई है। पहला था दहेज निषेध विधेयक 1961, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था। पहला संयुक्त बैठक किस लिए हुआ था? दहेज निषेध के लिए हुआ था। ठीक है। दूसरा हुआ था बैंकिंग सेवा के लिए। दूसरा किसके लिए हुआ था? बैंकिंग सेवा के लिए 1978 ईस्वी में। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक बोलते हैं इसको, 1978 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा हुआ था आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002। तो इस तरह से अभी तक भारत में 3 संयुक्त बैठकें हो चुकी है, 1961, 78 और 2002। ठीक है। दहेज, बैंकिंग निरसन और आतंकवाद निरोधी। अगला देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक हुई थी किसके लिए? तो दहेज उन्मूलन के लिए हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण के पारित करने की स्थिति में। कोई कानून विधेयक रखा जा सकता है दोनों में से संसद के एक पटल पर। कोई कानून विधेयक जो है किसी भी सदन में रखा जा सकता है। कथन सही है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, देखिए राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा ने पारित नहीं किया है। राज्यसभा में भी लंबित है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा में भी पारित नहीं किया है और राज्यसभा में भी पेंडिंग है, तो लोकसभा के विघटन पर वो व्यपगत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये सही कथन है। जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा के, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो हैं भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो देखिए, संचित निधि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि, इसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266 में मिलेगा संचित निधि का वर्णन। संचित निधि होता क्या है? तो देखिए, तो भारत सरकार को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है, जैसे आयकर से या निगम कर या सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल, जैसे भी जो भी निधि प्राप्त होती है वो वहाँ पर संचित निधि में वो जमा होता जाता है। और संचित निधि से कोई भी ध्यान बिना विनियोग विधेयक पारित किए हुए है नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। इसके लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा और ये आर्टिकल 114(3) में लिखा हुआ है। कहाँ? 114(3) विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो
वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। उससे पहले विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो संचित निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 अप्रैल से पहले, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि 1 अप्रैल से पहले विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है। ठीक है, तब इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी व्यय, व्यय तो रहेगा ही, आगे जो व्यय होने वाला है तो उसके लिए, व्यय के लिए लेखानुदान पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है? लेखानुदान। ठीक है, यानी लेखानुदान जो है सरकार के व्यय पक्ष को दर्शाता है और बजट की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया ना होने के चलते व्यय तो होना है, तो इसके लिए ये व्यवस्था की जाती है, वो है लेखानुदान। ठीक है, एक आपने शब्द सुना होगा अंतरिम बजट। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में लाया जाता है जब तक कि नए सरकार का गठन ना हो जाए। ठीक है, तो उस समय भी आय और व्यय दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसी कारण जहाँ आय और व्यय का विवरण होगा उसे हम बजट बोलेंगे। तो चुनावी वर्ष में लाया जाता है तो उसे हम बोलेंगे अंतरिम बजट। ठीक है, लेखानुदान और अंतरिम बजट में अंतर क्या हुआ? लेखानुदान जो है व्यय पक्ष को दर्शाता है, जबकि बजट आय और व्यय दोनों को दर्शाता है। ठीक है, जो संचित निधि होती है, संचित निधि पर भारित व्यय किनका किनका है? तो अब जैसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता आपको संचित निधि से देखते हो मिलेगा। राज्यसभा के सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति भी जो है उनको, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए या उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता पेंशन, कैग जो है उनका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो, उनका वेतन भत्ता, और ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर है वो। तो इस तरह से संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में हमने चर्चा कर लिया, लेखानुदान के बारे में जान लिया और अंतरिम बजट के बारे में जान लिया। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं है, किनका किनका भारित है हमने बता दिया। आगे देखते हैं, भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते, देखिए हमने बताया था जो न्यायालय हैं, न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ता जो है वो संचित निधि से निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री हो गया या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के भी सदस्यों का जो वेतन और जो भत्ता है वो संचित निधि से प्राप्त नहीं किया जाता है। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है। तो संचित निधि से पैसे निकालना है तो संसद उस पर अनुमोदन देगा तभी निकल पाएगा, अर्थात विनियोग विधेयक पारित होगा। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आकस्मिकता निधि है तो आकस्मिकता निधि को ये राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व कर सकते हैं। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको आकस्मिक निधि? आर्टिकल 267। ठीक है, 267 ये राष्ट्रपति को संचित निधि से, या सॉरी, ये आकस्मिक निधि से व्यय करने की स्वीकृति देता है। ठीक है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? भारत की संचित निधि में, हमने बताया था अभी। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के बारे में सही है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा में नहीं लौटा सकते। सही कथन है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कथित सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, हमने ऊपर भी चर्चा किया था इसके बारे में। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है, तो कर से संबंधित उपबंध, उधारी लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा हेतु संबंध। धन विधेयक में आपको क्या क्या मिलेगा? कर से संबंधित कोई टैक्स से संबंधित जो उपबंध हो, या ऋण से संबंधित, या संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा हेतु जो उपबंध होगा वो आपको मिलेगा धन विधेयक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलंबित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय निहित है क्या है, जिसमें केवल व्यय निहित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। तो अब देखिए आर्टिकल 110 से संबंधित विषय उसमें नहीं है तो उसे किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन 110 रहेगा तो केवल लोकसभा ही उसको पारित कर सकती है। राज्यसभा के अधिकार यहाँ पर लिमिट हो जाते हैं, लेकिन अदर देन 110 का प्रावधान है तो इसमें सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में इसे प्रारंभ किया जा सकता है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है, तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिशों के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिशों के बिना इसमें किसी कर की वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है, तो ये क्या है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। बजट का निर्माण कौन करता, तो ये है वित्त मंत्रालय। बजट निर्माण कौन करता है, वित्त मंत्रालय। और उसके साथ साथ जो मंत्रालय हैं वो भी जुड़े होते हैं, नीति आयोग इसके साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से बजट तैयार होता है, इसमें संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। कोई टैक्स लगाना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश उसके लिए अनिवार्य है, और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विविधियां हैं। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण कौन रखता है, तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण करते हैं आर्टिकल 112 अर्थात बजट, ये संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है लोक वित्त पर। अब विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाल पाते हैं। अब देखिए संचित निधि जो है, तो संचित निधि से पैसा भी निकालना हो तो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। अनुपूरक अनुदान या लेखानुदान का भी प्रावधान है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये बता रही है कि लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित है, जैसे बजट आना, विनियोग विधेयक पारित होना, अनुपूरक अनुदान, लेखानुदान और वित्तीय विधेयक का संसद में प्रस्तुत किया जाना, ये सारे लक्षण इस चीज़ को दर्शाते हैं। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है आर्थिक कार्य विभाग। संघीय बजट की तैयारी और उसको संसद में पेश करने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो कौन है, आर्थिक कार्य विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र पेश कर सकता है। ठीक है, यदि बजट पारित नहीं हो पाता है, लोकसभा पारित नहीं कर पाती है, तो एक तरह से मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आर्थिक सर्वे, इकोनॉमी सर्वे कब आता है, इकोनॉमी सर्वे कब आता है, बजट से पहले। ठीक है, जो आगामी वर्ष का जो बजट आने वाला उससे पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है, जो पिछला वित्तीय वर्ष है, पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा क्या डेवलपमेंट रहा और हमारी जो वित्तीय कंडीशन रही क्या रही, वो आपको प्रदर्शित करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। हमने चर्चा किया था लेखानुदान के बारे में। जब विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है 1 अप्रैल से पहले, लेकिन खर्च की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लेखानुदान पारित किया जाता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। हमने चर्चा किया था अभी। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान जो है बजट के व्यय पक्ष का मात्र संबंध रखता है, जबकि बजट में आय और व्यय दोनों सम्मिलित होगा। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। समान वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है, तो समान जो वित्तीय विधायन है उसमें क्या क्या किया जाता है, जैसे बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उस पर चर्चा होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा और वित्त विधेयक पारित होगा। ठीक है, देखिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। बजट प्रस्तुत होगा,
उस पर चर्चा होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा और वित्त विधेयक पारित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, कोई विधेयक है उसे पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जैसे नवीन राज्य का गठन करना हो, उससे संबंधित विधेयक आना है तो राष्ट्रपति की उस पर पूर्व सहमति जरूरी है। ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों के हित निहित हो तो वो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। हमने यहाँ पे चर्चा किया था कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी टैक्स में वृद्धि नहीं की जा सकते। राज्य की सीमाओं में फेरबदल करना है, ये जो नवीन राज्य का गठन है उसी में हो जाएगा ये। और धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। आगे देखते हैं। संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव इसका संबंध किससे है? संघीय बजट से है। देखिए ये कटौती प्रस्ताव क्या है, तो देखिए कटौती प्रस्ताव होता है जैसे जो सत्ता पक्ष होता है वो सदन की स्वीकृति के लिए अनुदान की मांग को रखता है, लेकिन विपक्ष उसमें कुछ कटौती की बात करता है, अर्थात ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, इसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। सामान्यतः ये सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है विपक्ष के द्वारा, और इसमें 1 रुपया का कटौती प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः 1 रुपये की कटौती प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, ये बताता है कि हम आपकी नीतियों से असंतुष्ट हैं और इसे हम अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगला देखते हैं। पार्लियामेंट द्वारा 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष में वयस्क होता है, और ये पार्लियामेंट एक्ट 1989 था, 1989। ठीक है, आगे देखते हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है तो राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होता है? इसे हम बोलते हैं एनडीसी। इसमें आपको केंद्रीय मंत्री मिल जाएंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सा है? प्रकलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसी कारण इनको लघु संसद भी कहा जाता है, लघु संसद। ठीक है, प्रकलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखें, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ठीक है, संसदीय नियंत्रण कौन करता है? लोक लेखा समिति। अब यहाँ पर जैसे जो कैग है ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा, राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में सभापटल पर रखाएंगे और लोक लेखा समिति उस पर विचार करेगा। ठीक है, तो संसदीय नियंत्रण लोक लेखा समिति के रूप में दिखेगा आपको, ना कि कैग के रूप में मिलेगा। ये तो सिर्फ प्रतिवेदनों को रखता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उस पर विचार विमर्श करेगा लोक लेखा समिति। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद का अस्थायी समिति जो बनेगा तो उसमें लोकसभा 2:1 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लिए जाएंगे। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को। आगे देखते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है तो तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। ये स्टार मार्क जो क्वेश्चन होते हैं तो उनका मौखिक आंसर दिया जाता है, और इसके पूरक प्रश्न देखिए, मौखिक उत्तर दिया जा रहा है तो उसका पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जिसका लिखित दिया जाता है उत्तर, उसका लिखित में भी प्रश्न पूछा जाएगा, उसका पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता लिखित वाले का। लेकिन जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो अलिखित होते हैं, अर्थात मौखिक होता है, तो मौखिक है तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु कुछ वैसा अर्जेंट मुद्दे आ गए जिसपे संसद को बहस करना अनिवार्य है, तो इस तरह से संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है।
संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री का प्रदान किया जाता है। ठीक है। भारतीय संसद का सचिवालय है तो सरकार से स्वतंत्र है, सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था 2002 में। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 के केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर बना था? वो विठल भाई पटेल थे 1925 ईस्वी में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। सही कथन है लोकसभा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही है। सही कथन है लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, सही है। लोक लेखा में 22 सदस्य मिलेंगे आपको, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यही चीज़ सार्वजनिक उपक्रम की समिति में भी है, जबकि प्रकलन में 30 सदस्य केवल लोकसभा से रहे जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रालय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, यह सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, मंत्रिमंडल परिषदों, मंडलों और आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है, यह सही है। अगला देखते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रकलन समिति में राज्यसभा नहीं है, टोटल 30 मेंबर हैं और 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कहाँ? लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देगी? लोकसभा स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का कार्य है तो शासन के वित्तीय लेखा विनियमन और कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। लोक लेखा समिति का कार्य हमने बता दिया था, जो कैग प्रतिवेदन देता है अपना, उस पे लेखा परीक्षण कौन करते हैं? लोक लेखा समिति, मतलब रिपोर्ट का परीक्षण करते हैं लोक लेखा समिति। आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, 15 और 7। लोक लेखा संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति क्या है? एक वित्तीय समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति थी, अर्थात ये किसी पर्पज से बनाया जाएगा और फिर वे समाप्त कर दिए जाएंगे। विभागीय समिति स्टैंडिंग कमेटी जो बनती है, स्टैंडिंग कमेटी वो विभागीय कमेटी होती है। स्टॉक बाजार पे मान लो कोई कमेटी बनी होगी तो तदर्थ समिति हो गया। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है और लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जा सकता एस्टिमेट्स कमेटी से। एस्टिमेट्स कमेटी से राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है। हमने ये बताया था कि एस्टिमेट्स कमेटी अर्थात जो प्रकलन कमेटी है उसी को एस्टिमेट्स कमेटी बोला जाता है और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्रकलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्य द्वारा। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, वित्तीय समिति में कौन आ जाएगा? सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। संसदीय समिति गठित की गई सार्वजनिक उपक्रम के बारे में, सरकारी अवशासनों के बारे में और आकलनों के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे तो 20 लोकसभा के सदस्य, 10 राज्यसभा के सदस्य। 2G स्पेक्ट्रम की जांच हेतु PC चाको की अध्यक्षता बना था। ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संसद एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण कैसे करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। अब है संसद 4। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ 1954 ईस्वी में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लागू हुआ। ये संज्ञेय और सापेक्षता विचारणीय अपराध हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विचारण किया जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है निदेशक मंडल, प्रबंधक और सचिव। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। सामाजिक अधिनियम है। सामाजिक अधिनियम क्या है? एंटी डॉवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इम्पेरियल ट्रैफिक एक्ट। देखिए सामाजिक अधिनियम है एंटी डॉवरी
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ इम्पोरल ट्रैफिक एक्ट। आगे देखते हैं इमोरल, ठीक है, जैसे मानव दुर्व्यापार जो होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार और विशेष अधिकारों के संदर्भ में कथन सही है। तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, ठीक है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोग मंच की शिकायत दर्ज कर सकता है, ये सही है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था कब? 1871 ईस्वी में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब अधिनियमित हुआ? 1871 ईस्वी में। अनुसूचित जाति जनजाति आचरण अधिनियम लागू हुआ 1989 ईस्वी में। और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 था जो लागू हुआ 1990 ईस्वी में, 30 जनवरी 1990 को। SC/ST निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है किसको? केंद्र सरकार को। SC/ST निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष। SC/ST निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय पर निर्दिष्ट कर सकती है। SC/ST अधिनियम और की उन्नति के लिए एक प्रावधान आधारित है जो संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने का अधिकार है किसको? राज्य सरकार को। SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय आधारित कर सकता है दुष्प्रेषण, समान आशय और समान उद्देश्य का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है धारा 6। SC/ST अधिनियम 1989 जो है भारतीय दंड संहिता के कौन से उपबंधों को लागू करता है? धारा 6 को। SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ठीक है। गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दे सकते। SC/ST अधिनियम 1989 के अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है धारा 18 और ये धारा 18 के तहत ऐसा किया गया है। SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उपाधीक्षक से कम ना हो, कम से कम DSP हो, उन्हीं के द्वारा अपराध का अन्वेषण किया जाएगा। वे शक्तियाँ जिन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई है, तो किसी अपराध के दोषित अभियुक्तों की संपत्ति का संपहरण ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, और ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। आगे देखते हैं। ये पूरा SC/ST एक्ट जो 1989 है उसी के बारे में दिया हुआ है। तो SC/ST एक्ट 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अधिनियम SC/ST अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। SC/ST अधिनियम 1995 की जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है धारा 17 के अंतर्गत। 1995 की जिला सतर्कता कमेटी और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया धारा 17 के तहत। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया जिसका उद्देश्य के रूप में है स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति करना। ये पेशा 1986 अधिनियम को अधिनियमित किया गया। संसद का सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था? जून 2005 में सूचना का अधिकार आया था 2005 में, और ये एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार 2005 संबंधित है किससे? नमिता शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघ, RTI जो है नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। कथन 1 और 2 दिया हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, ये सही है। कारण इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या दोनों की स्पष्ट नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, ठीक है। इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय बोल रहा है कि जो भी
आरटीआई से सूचना प्राप्त किया जा रहा है तो उसका कारण बताना चाहिए। एससी जो अनुसूचित जनजाति एवं अनपारंपरिक वनवासी के अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार तथा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार का निर्धारण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा कौन? ग्राम सभा। जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, इसे निर्धारित करने वाला प्राधिकारी कौन है? ग्राम सभा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। सतत पर्यावरण या स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग है। अगला देखेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में सत्य कथन है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसने बनाया था? ब्रिटिश शासकों ने बनाया था 1894 ईस्वी में। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं, वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 2 दिन के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितना है? तो देखिए, उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया होगा उस समय 31 था, लेकिन अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक जो आया था 2019, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 जो आया था, उसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाई गई और एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अर्थात टोटल 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 33। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा। सही कथन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, हमने अभी पढ़ा 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, ये सही है, जिसमें अपील की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। किसको? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पद त्याग करता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखिए तो महाभियोग जो शब्द आता है वो राष्ट्रपति महोदय के हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया सेम होने के कारण ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये सही है। क्या कहा जा रहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है क्या? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और न्यायाधीशों का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर आरोपित है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत देना नहीं होता है। देखिए, न्यायालय की सुरक्षा या स्वायत्तता के बारे में बात किया गया है, तो जब भी न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी होती है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करते हैं और उनका जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित है। ठीक है, संचित निधि पर भारित है, तो इसमें विधानमंडल को उनका मत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त होने जाने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम नहीं होता। तो क्वेश्चन कहा जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है
तब एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश हैं जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, की संख्या 4 होती है। ये बोला कि सर्वोच्च न्यायालय जहाँ पे जजों की नियुक्ति होती है, कोलेजियम व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। देखिए, संविधान के बारे में, संविधान से संबंधित कोई मुद्दे हैं उसके निर्वाचन होना या संविधान से संबंधित कुछ मुद्दे हैं उसकी व्याख्या होनी है, तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है कहाँ? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा को लेकर के या कुछ विवाद के मुद्दे हों यदि सेंटर और स्टेट के बीच, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है और वो उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो मूल अधिकारिता में केंद्र राज्य संबंध वाले जो मुद्दे होंगे उसको आप मूल अधिकारिता में, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता में आप शामिल कर सकते हैं, जहाँ पे जो न्यायालय है उस पर विचार कर सकता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे जो अधिकारिता है, अधिकारिता के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अधिकारिता हैं और ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अधिकारिता क्या क्या है, किस तरह की अधिकारिता होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो पहला भी हमने चर्चा किया था मूल अधिकारिता का, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक अधिकारिता भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि भारत के एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य यदि विवाद उत्पन्न हो गया तो उसको सोल्यूशन सर्वोच्च न्यायालय में मामला आएगा तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसको माना जाएगा, या दो से अधिक राज्यों के बीच जो भी, या सेंटर और स्टेट के बीच में यदि आएगा तो मूल अधिकारिता आ गया। ठीक है, दूसरा होता है अपीलीय अधिकारिता। तो अपीलीय अधिकारिता ये जानते हैं देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पे अपील सुनने का अधिकार है। और इसमें तीनों प्रकार के प्रकरण आ जाएगा, जैसे संवैधानिक भी आएगा, अपीलीय में संवैधानिक आएगा, दीवानी और फौजदारी, ये तीनों तरह के मामले अपीलीय अधिकारिता में सुने जा सकते हैं। तीसरा है परामर्शदात्री अधिकारिता, क्षेत्राधिकार। आप जानते होंगे राष्ट्रपति आर्टिकल 143, ये जो पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें हमने बताया था, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। हालांकि वो विचार विमर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन विचार विमर्श कर सकते हैं। मतलब यहाँ ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उसके बाद देखिए पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल 137, जुडिशियल रिव्यू यहाँ से मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से मिलता है? 137। जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है कि जैसे अपने ही आदेश के जो या निर्णय है उस पर पुनर्विचार कर सकता है या उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकारता, इसको मूल अधिकारता बोलते हैं। दूसरा था अपीलीय, सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। परामर्शदात्री है 143, पुनर्विचार संबंधी 137। ये याद रखिएगा आर्टिकल के साथ, क्योंकि आर्टिकल के साथ याद रखने पे आप मेंस में भी अच्छी तरह से इसको लिख पाएंगे और ये एग्ज़ाम में भी आप इसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। जो प्री के एग्ज़ाम में आते हैं तो आर्टिकल को आप सही से देख पाएंगे। 137 किस में आएगा? ये आएगा पुनर्विचार या जुडिशियल रिव्यू, यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी है, वो है जैसे अभिलेख न्यायालय के रूप में है 129 आर्टिकल, जो 129 है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। ठीक है, आर्टिकल 129, इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णय को रिकॉर्ड में रखा जाएगा ताकि भविष्य में इसको नज़ीर के रूप में पेश किया जा सके, यही अभिलेख न्यायालय होता है। और अन्य अधिकारिता में एक अन्य नहीं, इसमें देखिए मौलिक अधिकारिता भी एक इन सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से छः अधिकारिता के हमने चर्चा कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, परामर्शदात्री, अभिलेख न्यायालय और
मौलिक अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, मूल अधिकारता में सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट का जो विवाद होगा वो होगा। अपीलीय हो गया, सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। परामर्शदात्री 143, जुडिशियल रिव्यू 137 और मौलिक अधिकार का संरक्षण 32। तो इस तरह से इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो मूल अधिकारता हो गया। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता में आते हैं। आरंभिक अधिकारता में वही है, भारत सरकार का एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को मूल अधिकारता में लाएंगे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी है। तो गोलकनाथ केस में अभी तक का सबसे बड़ा खंडपीठ बना है था, और सबसे बड़ा जो बना था वो केशवानंद भारती केस में बना था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती जो विवाद था 1973, इसमें मूल अधिकारता ये जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था यहाँ पर, या बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है आपको कहाँ से मिलेगा? केशवानंद भारती केस से मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में यह हुआ कि संविधान को वैसे प्रावधान जिसमें नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और वे मूल वो क्या है, संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। जैसे लोकतंत्र संविधान के आधारित जो आधारभूत ढांचा है उसका भाग है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। समाजवाद, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसमें निगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट पंजाब राज्य, इसमें कहा गया था क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम देता है। तो ये जो डिसीजन था ये गोलकनाथ बनाम स्टेट पंजाब राज्य का जो केस था उसमें आया था। ये आगे देखते हैं। इंदिरा साहनीवाद, ये अन्य पिछड़े वर्गों में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया वो इंदिरा साहनी केस से ही आया था। विशाखावाद जो है ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, जो कार्यस्थल पर महिलाएं होती हैं उनसे यौन उत्पीड़न, तो उससे लेकर है विशाखावाद सम्मेलन, वो विशाखावाद डिसीजन। ठीक है, इंदिरा साहनी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया और विशाखावाद से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हेतु कामकाजी महिलाओं का संरक्षण से। और मेनका गांधी वाद जो है ये अनुच्छेद 14, 19, 21 के परस्पर अपवर्जी नहीं है, इसके बारे में है। मेनका गांधीवाद एक्चुअली ये बताता है कि जो आर्टिकल 21 है इसका एक्सटेंशन हो रहा है जीवन के अधिकार का। तो ये आपको मेनका गांधी केस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी देख लेते हैं कि इंदिरा साहनी केस कब हुआ था। तो इंदिरा साहनी केस था 1992 में। विशाखावाद जो केस इसका डिसीजन हुआ था 1997 में। इसमें लिख देता हूँ, इंदिरा साहनी 92, विशाखा 1997 और मेनका गांधी का केस जो था 1978। ठीक है, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 134 से को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अब देखते हैं 134A में क्या है और 132A, इससे मिलाकर पढ़ने से हमें क्या मिलेगा ये हम देखना चाहते हैं। तो आर्टिकल 134 में क्या मिलेगा, देखिए आर्टिकल 134A, इसमें मिलेगा कि मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक शक्तियों के बारे में है, चर्चा है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास मानवाधिकार या सर्वोच्च न्यायालय को मानवाधिकार को लागू करने वाली शक्ति के रूप में देता है कौन? आर्टिकल 134। 132 जो है आर्टिकल 132 यदि आप देखेंगे तो ये देता है कि कोई भी उच्च न्यायालय में सिविल या दंडिक या अन्य कार्यवाही में यदि आदेश होता है तो उसकी अपील एससी में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। 132 में क्या बोलता है कि जो उच्च न्यायालय के जो डिसीजन आए हैं उसे आप सर्वोच्च न्यायालय को आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो मान लिया कि मानवाधिकार से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिस पे एससी जो उच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय के कुछ डिसीजन आए तो आप उसे 134 के तहत 134A के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भी आप उसको दायर कर सकते हैं।
तो ये इसमें आएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार हुआ ना। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या था, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कि सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, तो आप उच्च न्यायालय के डिसीजन को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में था चर्चा, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा जानने का प्रयास किया कि 134A में क्या है और 132 में क्या है। तो 134A में है, यह है मानवाधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो संवैधानिक शक्ति हैं वो है, और 132 में उस अपील करने का जो शक्ति है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत, क्योंकि ये सर्वोच्च अपीलीय जो संस्था है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, यह जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके बारे में क्या सही कथन है, तो यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये हमने चर्चा किया था पहले ही। आगे देखते हैं, भारत का अनुच्छेद भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के तहत, सुधारात्मक याचिका। ठीक है, भारत में सुधारात्मक याचिका दायर करना है तो आपको आर्टिकल 142 के तहत दाखिल करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन की शक्ति जो हमने बताया था आर्टिकल 137 था। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। बिल्कुल, पुनरावलोकन में राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, वो है 122 के तहत। न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता और ये प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 122 के माध्यम से। आर्टिकल 122 के माध्यम से संसद में जो भी कार्यवाही हो रही है उसको न्यायालय में उसे प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यंत्र कहीं रखता है। देखिए, भाग 3 में क्या है, यहाँ पर मूल अधिकार का चर्चा है और विधि की समक्ष क्षमता ये जो आर्टिकल 14 है 14 है वहाँ से ये निकल कर आता है। तो यदि इसे कहीं और जगह शिफ्ट किया जाता है तो वो असंवैधानिक घोषित होगा, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक या मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकारता जो है मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो उस आधार पर उसे जो भी यदि भाग 3 से समता के अधिकार को कहीं और शिफ्ट किया गया है तो इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, विधि का शासन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है, क्या विधि के अनुकूल जो विधि का शासन है उसका पालन हो रहा है या नहीं। मान लिया कुछ ऐसा विधि बन जाए जो असंवैधानिक हो या जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो तो निश्चित रूप से उसका जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन करेगा और ये देखेगा कि क्या जो विधि है वो विधि के शासन के अनुरूप है या नहीं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के संविधान का कस्टोडियन कौन है, भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति को 143 से। आगे देखते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, एक मिनट, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिनिर्देशन दिया है, खंड 1 अनुच्छेद 143। ये परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है, वो तो संसद ही बढ़ा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारता के विषय में सही कथन है। तो परामर्श अधिकारता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारता के अधीन प्राप्त निर्देश वक्त क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। ये हमने 143 के बारे में जब पढ़ा था तभी बता दिया था।
कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कुछ परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय कानून तथा एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ता हूँ इसे फिर से। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी जब ऐसा परामर्श के लिए कहता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया, अनुच्छेद 32, 226 और 227। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया, जैसे 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारता देता है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट अधिकारता देता है। तो ये क्या है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है आर्टिकल 32 के माध्यम से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 32 है, और उच्च न्यायालय का कहाँ पर है, आर्टिकल 226 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। कितने साल, 10 साल। 10 साल उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ कौन लेता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये क्या लेता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और निष्ठा रखूंगा। भारत जो संविधान का संरक्षक कौन है, यह है उच्चतम न्यायालय है, तो इसी कारण ये संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और निष्ठा की शपथ लेता है। हालांकि संविधान के प्रतिरक्षण संरक्षण का जो शपथ लेता है वो कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की मूल की अधिकारिता में आते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन। मूल अधिकारों का परिवर्तन आर्टिकल 32 और 226 से ये निकल कर आता है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है, अनुच्छेद 355 को। ठीक है, अनुच्छेद 355। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यदि मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। यह क्या है, अनुच्छेद 355, 356, ये सारी चीज़ें मिलेगी। सही कथन है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में IPL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, VR कृष्ण अय्यर को PIL के जनक के रूप में माना जाता है, और PN भगवती, इन दोनों का नाम PIL में आता है, जो इसके जनक के रूप में है। VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती, VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो मूल ढांचा का सिद्धांत है, भारत के संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, न्यायिक व्याख्या। ये मूल ढांचा का सिद्धांत कहाँ से आया, न्यायिक व्याख्या से आया। केशवानंद भारती केस का में जो न्यायिक व्याख्या हुई थी उसमें आया था मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 129 के तहत। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। 137 जब पुनर्विचार करेगा तो कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। आगे देखते हैं। TDSAT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। TDSAT के बारे में बताया जा रहा है, उसकी चुनौती दे सकते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका की शुरुआत की गई न्यायिक पहल पर। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। PIL का फुल फॉर्म क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका प्रस्तुत की जाती है। जनहित याचिका PIL कहाँ दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। लोकहितवाद या PIL की संकल्पना का उद्गम क्या है, US से। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहता है। न्यायिक सक्रियता खास करके जब मेंस लिखना हो तो न्यायिक सक्रियता टॉपिक
हमेशा हॉट टॉपिक बना रहता है और इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है न्यायिक सक्रियता से। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यह विधि है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 348 जो है 300 आर्टिकल 348 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही किसमें होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। 348 348 ये बोलता है कि उच्चतम न्यायालय की जो सभी कार्यवाहियाँ होगी वो किसमें होगी, इंग्लिश में होगी। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। ये सीबीआई के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है, वो केस क्या था, कोयला आवंटन का जो विवाद था उसमें। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो है राज्यपाल। तो संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि एक दूसरा निर्वाचन या निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। ये सही है। देखिए, कहा जा रहा है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। देखिए, राष्ट्रपति का मनोनयन होता है, ना कि निर्वाचन होता है। यदि निर्वाचन होता है राज्यपाल के बारे में बोला जा रहा है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता बल्कि उनका मनोनयन होता है और वो सेंटर के एजेंट होते हैं या सेंटर के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में। ठीक है, तो निर्वाचन नहीं हुआ। निर्वाचन नहीं होने का कारण क्या था, एक तो मान लिया स्टेट में इलेक्शन होगा और लोकतांत्रिक रूप से मुख्यमंत्री का चयन होगा। ठीक है, और यदि सेंटर भी यहाँ पर निर्वाचित करने का प्रावधान रखता राज्यपाल के पास, तो फिर इन दोनों में एक टकराव देखने को मिलता। ठीक है, तो इसी कारण क्या किया गया, इसका राज्यपाल महोदय का मनोनयन किया गया, ना कि निर्वाचन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। नंबर 1, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए तो राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र होकर, मतलब स्वविवेकी शक्तियाँ, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। तो राज्यपाल अपने विवेक से ये कह सकते हैं कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं, या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। तो ये जो चारों चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राज्यपाल के संबंध में। यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो वो विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए अपना स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बर्खास्त करेंगे। यदि मान लिया बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को रचित कर सकते हैं, आर्टिकल 201। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार ये विवाद का भी मुद्दा बन जाता है। आर्टिकल 201 इसमें क्या है, विधेयक राष्ट्रपति को के हेतु आर्टिकल 200 और 201 जो है इसमें ये प्रावधान किए हुए हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को विचार विमर्श हेतु रख सकते हैं। ठीक है, और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वविवेक का। अब देखिए, जो विधेयक से संबंधित शक्तियों का यदि बात देखें तो राज्यपाल जो है धन विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक हो तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य विधानमंडल को भेज सकते हैं, परंतु राज्य विधानमंडल जो है यदि इसको दोबारा पारित कर देता है तो उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं तो उसमें देखिए कि राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक है, जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे तो ऐसा लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 महीने के भीतर उस विधेयक को पुनर्विचार करेगा, और यदि उसे पुनः पारित कर दिया जाता है तो विधेयक जो है राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ है, जो राज्यपाल किसी विधेयक को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं तो यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। ठीक है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्परीकरण करता है। मान लिया जो राज्य विधानमंडल को ऐसा विधि पारित कर दे जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का कम कर रहा है, तो राज्यपाल क्या करेंगे, उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख लेंगे और राष्ट्रपति जब तक उस पर अनुमति नहीं देंगे वो विधेयक
पारित नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, संवैधानिक खतरा हो सकता है। मान लिया इस तरह का कुछ विधेयक पारित कर दिया जाता है विधानमंडल द्वारा, जिसके कारण ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो भारत का राष्ट्रपति। तो कोई भी राज्यपाल है तो उस वो राष्ट्र वहाँ के प्रतिनिधि, सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है, राज्यपाल। अब देखिए, राज्यपाल जो है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख है। राज्यपाल का जो वर्णन मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, भाग 6 में। भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन मिलेगा। और ये राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है ये। ठीक है, और कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। संवैधानिक प्रमुख तो सॉरी राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, लेकिन राज्य में यदि बोलें तो राज्यपाल होंगे, और यहाँ पे जो कार्यपालिका प्रमुख है राज्य के, वो भी कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। ठीक है, एक राज्यपाल होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 153 में। राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, 153 में। इनकी योग्यता क्या है, जैसे 153 में लिखा हुआ, इनकी योग्यता है 35 बरस। ठीक है, 35 बरस उम्र हो चुका हो और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, विधानसभा के चुने जाने योग्य हो, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन 35 बरस से आप ले सकते हैं कि ये राज्यपाल आ गए 153, ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, और जैसे राज्यपाल को हटाने की यदि बात करें तो राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। और इनको कई सारी शक्तियां प्राप्त है राज्यपाल को, जैसे कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति हैं, जैसे मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सबकी नियुक्ति भी करते हैं ये। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करते रहते हैं। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी हैं ये। उसी तरह से विधायी अधिकार भी है। अब जो राज्यपाल है विधानमंडल का अंग है, जैसे राष्ट्रपति संसद के अंग है, उसी तरह वो विधानमंडल का अंग है। तो राज्यपाल क्या करते हैं, विधानमंडल का सत्रावाहन भी कर देंगे, सत्र बुलाएंगे, सत्रावसान करेंगे, उसका विघटन भी करेंगे, और संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है विधानसभा के किसी सदस्य जो है उसका मान लिया अयोग्यता का कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, ये भी आप जानते होंगे। तो ये सारे प्रावधान हमने यहाँ पर देख लिया। बाकी जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं विधेयक को, उसके बारे में भी हमने देखा। इसके अलावा देखिए, आपको राज्यपाल का ना कुछ वित्तीय अधिकार भी मिल जाएगा। वित्तीय अधिकार जैसे जो बजट, राज्य का जो बजट वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत होता है, तो उस पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति होती है। ठीक है, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की मांग विधानसभा के अंदर नहीं रखा जा सकता है। और संचित निधि से, मान लिया राज्य के संचित निधि से कोई धन निकालना हो तो उस पर क्या है कि विधानमंडल द्वारा जब तक पारित नहीं किया जाएगा, और राज्यपाल जो उस पर यदि संस्तुति ना दें तो वो संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा आपको राज्यपाल का कुछ न्यायिक अधिकार भी मिल जाएगा, जैसे मान लिया कोई दंड है उसको क्षमा कर सकते हैं, प्रविलंबन, परिहार, दंडादेश का निलंबन, ये सब कर सकते हैं। आपको आपात शक्ति भी मिल जाएगा राज्यपाल का। आपात शक्ति में जैसे 356 लगता है, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो आपात शक्ति राज्यपाल उसका क्या है, निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। तो ये एक क्विक रिवीजन की तरह है, और यदि जो 68 बीपीएससी कमेंट्स देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राज्यपाल के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल से संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं, कितना, आर्टिकल 200। ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल, हमने चर्चा कर लिया था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 35 वर्ष होना चाहिए, और 153 के तहत राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और उनकी जो शपथ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
159 में दिया हुआ 159 में, 153 में राज्यपाल होंगे और 159 में उनका शपथ है। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सत्य है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक समय में हो सकता है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल। समानतः वह 5 वर्ष तक पद पर धारण करता है, हाँ ठीक है, सही कथन है। तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, हटाने की कहीं प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। जब चूंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो जिस तरह से जो सेंट्रल मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, उस हिसाब से राज्यपाल को हटाया जा सकता है। जब आप देखते हो जब भी सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है तो राज्यों के राज्यपाल हट जाते हैं, सामान्यतः हटा दिए जाते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। जैसे एक ही समय में एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से जैसा भी एक रेशियो होगा उस अनुपात में उनको वेतन और भत्ता दिया जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित रखना। ये हमने ऊपर चर्चा कर लिया था। अब आगे देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राज्य की विधायिका द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन किसके द्वारा होता है? राज्य की विधायिका द्वारा। मान लिया कोई अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है तो राज्य विधायिका उसको अनुमोदित करेगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है, ठीक है। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से मिल रहा है? अनुच्छेद 155 से। और राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये 153 में है और उसकी नियुक्ति 155 में है, ठीक है। राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन है तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ठीक है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सही है। और उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं, तो आपातकालीन शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं है। आपातकाल जो वर्ड है वो आर्टिकल 256 के लिए है और वो राष्ट्रपति शासन कहा जाता है उसको, ठीक है। कथन 1, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है अपने आप में, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। कथन अलग सही है और कारण अलग सही है, एक दूसरे से लिंक नहीं है इन दोनों का आपस में। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कौन संचित फंड से दिए जाएंगे? राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है राज्यपाल, ठीक है। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल हुई? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल हुई? पद्मजा नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया रघुकुल तिलक थे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के बारे में हम अगले जो पार्ट होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो हम ठीक है अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।